डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। सच के साथ में आपका बहुत स्वागत है। सच के साथ में हम बात करते हैं हम किसानों की उस सच्चाई की जो आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। जी हां, आज भी हम एक ऐसी ही सच्चाई पर बात करने वाले हैं। हमारी मिट्टी के लिए देसी खाद कितना ज़रूरी है, इस पर यह खास चर्चा होगी और चर्चा में समझेंगे कि वाकई क्या हमारे जो किसान हैं वो देसी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे कितना आगे बढ़ रहे हैं। क्या विकास के पथ पर नई गाथा लिखते हुए वो नया इतिहास रच रहे हैं। ये समझने के लिए खास पैनल हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी होगा, उसका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और इस रिपोर्ट में समझाएंगे कि देसी खाद हमारी मिट्टी के लिए, हमारे मिट्टी में काम करने वाले किसानों के लिए कितना ज़रूरी है। देखिए रिपोर्ट आप। खेती किसानी में मृदा स्वास्थ्य का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का सेहतमंद होना सबसे जरूरी है। मिट्टी में सही जल निकास, हवा संचार, समय समय पर खरपतवार नियंत्रण, मृदा अपरदन से बचाव और फसल चक्र अपनाने से इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। मिट्टी की सेहत के लिए देसी खाद का उपयोग सबसे अहम माना जाता है। देसी खाद में हरी खाद, केंचुआ खाद और गोबर खाद शामिल है। हरी खाद के लिए ढैंचा की खेती लाभकारी होती है। इसकी जड़ों में मौजूद बैक्टीरिया वातावरण से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में जमा करते हैं। ढैंचा को खेत में पलटने से कम लागत में प्रति एकड़ 22 से 30 किलो नाइट्रोजन मिल जाती है और भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। वहीं केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट पोषक तत्वों से भरपूर उत्तम जैविक खाद है। केंचुओं द्वारा पचाए गए गोबर और जैविक कचरे से बनी ये खाद मिट्टी की संरचना सुधारती है, लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ाती है और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करती है। इसके साथ ही गोबर खाद भी मिट्टी की सेहत के लिए बेहद उपयोगी है। 40 से 60 दिनों में तैयार होने वाली ये खाद मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता बढ़ाती है और पौधों की बढ़वार में मदद करती है। कुल मिलाकर देसी खाद मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के साथ साथ लंबे समय तक खेतों को स्वस्थ बनाए रखती है। यही देसी खाद मिट्टी की असली ताकत है। और सच के साथ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे खास मेहमानों का जो इस पैनल में जुड़ रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी, ज्वाइंट जनरल मैनेजर हैं मार्केटिंग एंड PR क्रिप्को से। आपका बहुत स्वागत सच के साथ में हमारे साथ जुड़ने पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री गौरी शंकर जी, डिप्टी डायरेक्टर हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर से। आपका भी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ रही हैं रितिका जुनेजा, फेलो कंसल्टेंट, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। आपका भी बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री राम शर्मा, आप पत्रकार हैं, कृषि से जुड़े हुए पत्रकारिता आप करते हैं। आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत गौरी शंकर जी आपसे करूंगा। आपसे मैं समझूंगा कि क्या जैविक कार्बन के बिना टिकाऊ खेती संभव है, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उस खेती की जिसमें मिट्टी में देसी खाद की आवश्यकता महसूस की जाती है, उसको लेकर आपकी दृष्टि सबसे पहले क्या है? इसमें हमें ये समझने की आवश्यकता है और हमारे सारे किसान भाइयों को भी मैं इसके रिगार्डिंग बताना चाहूँगा कि किसी भी क्रॉप को पैदा करने के लिए हमें 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व होता है वो होता है ऑर्गेनिक या जैविक कार्बन, जिसको हम बोलते हैं। ये सामान्यतः किसी भी फसल के जो अवशेष बचते हैं जो फसल निकालने के बाद, या गोबर की खाद जो हम खेतों में डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट जो हम खेतों में डालते हैं, सिटी कंपोस्ट जो हम खेतों में डालते हैं, इन सबसे ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा खेतों में बढ़ाई जा सकती है मिट्टी में। आज क्या हो रहा है कि किसी ज़माने में जो खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा होती थी वो 0.8% से लेके 1% तक हुआ करती थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम होते होते 0.3% से भी नीचे चली गई है। ऑर्गेनिक कार्बन होता है वो ही किसी क्रॉप को पैदा करने का बेस होता है। वो किसी भी फसल को, जब हम कोई भी सीड यदि खेत में लगाते हैं तो उसको ऊर्जा प्रदान करना, उसको भोजन प्रदान करना, ये सब काम ऑर्गेनिक कार्बन करता है। ये मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। ये मिट्टी की संरचना आप देखेंगे वैसे मिट्टी होती है, उसके अंदर से मिट्टी ही होती है, लेकिन ये जब ऑर्गेनिक कार्बन हम ऐड कर देते हैं तो मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है
और उसमें एक तरीके से आप देखेंगे तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके लिए भोजन वो प्रदान करता है, और दूसरा उसमें पानी ग्रहण करने की जो क्षमता होती है मिट्टी की वो उससे बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी में अधिक समय तक नमी बनी रहती है, और उस नमी से वो जो भी प्लांट हम खेत में लगाते हैं वो लंबे समय तक उसको पानी सप्लाई होता रहता है। यदि उसे हम सामान्यतः यदि पानी ना भी लगाएं और यदि मिट्टी के अंदर अच्छे से कार्बन है तो इतना पानी कैरी करता है कि वो 1 महीने तक भी हम लोग चाहें तो प्लांट को, मिट्टी की क्षमता को अगर मजबूत रखना है तो हमें जैविक कार्बन का इस्तेमाल करना होगा। ये सही बात आप कह रहे हैं, बहुत लोगों के काम आएगी, हमारे किसानों के, हमारे दर्शकों के। रितिका जी, मैं आपके पास भी आऊंगा और आपसे मैं समझूंगा, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य की, उसकी हेल्थ की, तो उसके लिए आपकी क्या दृष्टि, आप क्या देखती हैं, क्या होना चाहिए, कैसे हमारी मिट्टी स्वस्थ हो, कैसे उत्पादन अच्छा हो? सबसे पहले तो मैं एक लिंक बताना चाहूँगी कि कैसे मिट्टी की सेहत और हमारी सेहत जुड़ी हुई है। जो हम 95% फूड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिट्टी से आ रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि मिट्टी अगर सेहतपूर्ण होगी तो ही हमें पूरा वो पोषण दे पाएगी जो हमारे शरीर को ज़रूरत है। अब डेटा ये कह रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड का डेटा 2024-25 का 8.9 मिलियन सैंपल्स जो टेस्ट किए गए हैं, 35% सैंपल्स में जिंक की डेफिशिएंसी है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कहते हैं उनकी तो है ही इम्बैलेंस, मगर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी भी डेफिशिएंसी है। आयरन की डेफिशिएंसी 24%, बोरॉन की 45%। तो इससे हो क्या रहा है, आपने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट हिडन हंगर। हिडन हंगर का मतलब क्या होता है, आपने कैलोरी प्रोवाइड कर दी लेकिन आपने न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी। इससे क्या हो रहा है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कहता है 2019 से 21 का कि 35.5% चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स ऑफ एज वो स्टंटेड है, मतलब उनकी हाइट कम है उनकी एज के मुताबिक। 32% इनमें से अंडर वेट है और अराउंड 20% उनमें से वास्टेड है। वास्टेड का मतलब उनके जितना वेट होना चाहिए हाइट के मुताबिक वो कम है। तो ये लॉन्गर टर्म में हम कहते हैं कि उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनकी मानसिक क्षमता, उनकी शारीरिक क्षमता को इम्पैक्ट करता है। तो आप देखिए कि क्योंकि सॉइल में मिट्टी में उतना पोषण नहीं जा रहा है और वो हमारे को नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसका ये रिजल्ट है कि हम सॉइल हेल्थ के बारे में बहुत सही बात और बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य अगर ठीक है तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हम भी ठीक रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो आपने बताई कि डिफिशियंसी बहुत सारी नजर आ रही है, वो कैसे खत्म करें हम, वो कैसे सक्षम हो मिट्टी और हमारा स्वास्थ्य? सब बैलेंस्ड, हम कहते हैं बैलेंस फर्टिलाइजेशन या इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। एक तो हो गया ऑर्गेनिक कार्बन, जो सर ने भी बताया कि जितना हम ऑर्गेनिक कार्बन को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम है। 50% सॉइल्स हमारी डेफिशिएंट हैं ऑर्गेनिक कार्बन में, लेस देन 0.5% उनमें ऑर्गेनिक कार्बन है। इसकी वजह से उनकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत कम हो रही है। तो हो क्या रहा है, हम डाल तो रहे हैं, हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एनपीके बहुत भरपूर मात्रा में डाल रहे हैं, इम्बैलेंस वे में डाल रहे हैं, लेकिन वो प्लांट्स तक पहुंच नहीं रहा है। उनका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सिर्फ 35 से 45% पे है। रिमेनिंग जो बाकी जो बचा हुआ है वो सारा या तो एटमॉस्फेयर में जा रहा है या पानी में लीच होके जा रहा है, जिसके और हेल्थ के रिस्क हैं, नुकसान हो सकता है। तो बैलेंस फर्टिलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बाकी 4R का एक कॉन्सेप्ट हम कहते हैं, राइट सोर्स, राइट टाइम, राइट प्लेसमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये प्रैक्टिस ठीक है। रितिका, आएंगे आपके पास और समझेंगे हम गौरीशंकर जी से कि बैलेंस फर्टिलाइजर को कैसे समझा जाए और हमारे किसान कैसे समझे। लेकिन उससे पहले मैं श्री राम शर्मा आपके पास आना चाहूँगा और आपसे ये समझना चाहूँगा, क्योंकि आप ज़मीनी स्तर पर जब लोगों से मुलाकात करते हैं, किसानों से मिलते हैं, तो क्या देखते हैं मिट्टी की सेहत को लेकर, क्या अनुभव आपके? देखिए, मैं रितिका की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो हम 90% खाते हैं वो सीधा हमारे मिट्टी से आता है, और मिट्टी में जो चीज़ पैदा हो रही है वही सेहत पर हमारे असर डालेगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है और खेती की ज़मीन कम हो रही है, तो अधिक पैदावार के लिए हम केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर उनके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए, क्योंकि केमिकल के अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से पानी दूषित हो रहा है, हमारा हवा दूषित हो रही है और उत्पाद तो है ही दूषित।
तो उस भारत सरकार तमाम स्तर पर प्रयास कर रही है इसमें। और जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले साल, श्री राम जी एक उदाहरण छोटा सा मैं देना चाहूँगा। आपने कहा कि जो फर्टिलाइजर है, केमिकल्स है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमें नुकसान हो रहा है, उसकी हानि हो रही है। लेकिन मुझे लगता है अगर कुछ भी चीज़ ज़्यादा दी जाएगी, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, तो वो भी स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो कैसे करना चाहिए, क्या लगता है आपको, क्या कहते हैं किसान? नहीं तो उसका ये जैसे अभी 4R का जो सिद्धांत बताया था कि सही खाद, सही मात्रा और सही समय और सही तरीका, इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करें और 4R के सिद्धांत को अपनाएं कि उसमें केमिकल का भी एक लिमिटेड इस्तेमाल हो अपने, और जो हमारे गोबर के खाद हैं, हरी खाद है, उसका सही इस्तेमाल हो। एक बैलेंस डाइट, जैसे कि हम भी नियमित खाने में जो हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं कि एक हमारे भोजन की थाली में सब चीज़, दाल भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए और वसा भी होना चाहिए, तो वही चीज़, वही ठीक तरीका हमें मिट्टी की सेहत के लिए भी ध्यान रखना होगा। लेकिन किसान इसे क्यों नहीं अपना पा रहे, इस सेहत पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे? क्या वजह महसूस करते हैं आप जब किसानों के बीच? देखिए, नहीं अपना पा रहे ये बात तो नहीं है, अब काफ़ी मात्रा में किसान जागरूक हो रहे हैं और इस तरफ रुख मोड़ रहे हैं अपना। और लेकिन वही बात है कि हमारे यहाँ छोटे किसान अधिक संख्या में हैं, और छोटे किसान क्योंकि वो अधिक प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें क्योंकि मार्जिन अब बढ़ रहे हैं, नो डाउट कि अब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है खेती की, तो लागत बढ़ने से उन्हें तुरंत जो अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपनी पूरे जीवन की कमाई, देखिए किसान एक ऐसा आदमी है, हम अपने कमाई को बैंक में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, लेकिन किसान की कमाई कहाँ खुले में रहती है, तो वहाँ पर उसको रिजल्ट चाहिए। तो ठीक है कि जैविक तरीके से हमें अभी उत्पाद मिल रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है वो कम है, तो किसान को, जो छोटा किसान है, उसको तुरंत अच्छा उसको बेनिफिट भी चाहिए। इस वजह से अधिकतर जो छोटे किसान हैं वो केमिकल की तरफ ही हैं और एक उत्पादन की भी मांग है, जो नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास, डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी के पास भी आ जाते हैं। और डॉक्टर विनोद कुमार जी, आपका भी इस पर मैं दृष्टि आपकी क्या है इसको लेकर के मिट्टी की जो सेहत है वो जो बिगड़ती जा रही है, उसको सुधारने के लिए किस तरह के प्रयास करने चाहिए हमारे किसानों? देखिए, मिट्टी की सेहत का सुधार करने के लिए हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच करना चाहिए कि जिसमें हम उर्वरक का भी प्रयोग करें और खाद का भी प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि हमारे जब ज़मीन में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो हम जो उर्वरक का प्रयोग करेंगे, जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे, उसका सही तरीके से ज़मीन के माध्यम से पौधों को, पौधे इंटेक कर पाएंगे, पौधे ले पाएंगे। और जब पौधे सही तरीके से अपना पोषक तत्व लेंगे तो उससे हमारी उत्पादकता में वृद्धि होगी, और उत्पादकता में जब वृद्धि होगी तो किसान की जो औसत लागत है वो कम होगी और उसको मुनाफा होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे किसान भाई अभी कार्बनिक खाद का कम प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अभी जो सरकार ने इनिशिएटिव चलाया है FOM फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, अभी काफ़ी CBG प्लांट्स निकल रहे हैं और किसान भाइयों तक उपलब्ध हो रहा है। और जब भी हम सॉयल टेस्ट, सॉयल हेल्थ कार्ड में भी जो हमारी रिकमेंडेशन होती है उसमें भी फार्म यार्ड मैन्योर का होता है कि जब अगर हम केमिकल खाद के उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ ही हमको इसका उर्वरक का, जैविक खाद और फार्म यार्ड मैन्योर का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम ये जो केमिकल फर्टिलाइजर का अधिक उपयोग पौधे कर पाए। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारी जो मिट्टी है उसकी सेहत ठीक होनी चाहिए। और गौरीशंकर जी आपके पास आऊँगा, क्योंकि सरकार किसान और किसान कल्याण के लिए लगातार प्रतिबद्ध है, और इसकी चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं वो जब तक मजबूत नहीं होंगे, उनकी मिट्टी मजबूत नहीं होगी, वो देश मजबूत हो ही नहीं सकता। विकसित भारत की का जो विज़न है हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम जब तक हमारे किसान मजबूत नहीं होंगे, वो सक्षम नहीं होंगे, उनकी मिट्टी अच्छा उत्पादन नहीं देगी, उनकी अच्छी आमदनी नहीं होगी, तो ऐसे में ये संभव नहीं है। इसलिए क्या ऑर्गेनिक कार्बन कोई अन्य विकल्प मौजूद है इस तरह का कोई? इसमें हैदर अली जी ये समझना हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक कार्बन का अन्य कोई विकल्प नहीं है। आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक टाइल का फर्श है और टाइल के फर्श के ऊपर मैं कितना भी
रासायनिक खाद डाल दूं और एक सबसे अच्छा बीज यदि उसमें बो दूं तो उससे कोई फसल पैदा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है। और ऑर्गेनिक कार्बन आज हम जो बाजार में देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है, रासायनिक खाद का खूब प्रचार प्रसार होता है, आसानी से उपलब्ध होती है। जैसे आप दुकान पे जाएंगे किसी भी जो हमारी पैक्स हैं या चाहे हमारे डीलर्स जो भी हैं, वहाँ आसानी से आपको 50 किलो और 45 किलो के बैग में आसानी से रासायनिक खाद उपलब्ध हो जाता है। लेकिन कार्बन की जो बात करें हम, ऑर्गेनिक कार्बन या जैविक कार्बन की बात करें तो आसानी से, एक तो आसानी से किसी भी दुकान पे आपको नहीं मिलेगा 50 किलो के बैग में, और दूसरा क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे प्रति बीघा में 1 यूरिया का खाद का बैग मैं डाल देता हूं तो वो सफिशिएंट होता है। लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन में ऐसा नहीं होता है। यदि मैं ये कहूं कि 50 किलो का एक बैग कहीं से मैं खरीद के ले आऊं और उसे एक प्रति बीघा में मैं डाल दूं पूरे बीघा में, तो उसे ऑर्गेनिक कार्बन की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। ऑर्गेनिक कार्बन को पूर्ति करने का एकमात्र जो माध्यम है वो यही है कि हम खेत के अंदर गोबर की खाद डालें, जो फसलों के अवशेष निकलते हैं वो हम खेत में डालें, जो सिटी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट जो उपलब्ध है वो हम खेत में डालें। और ये निरंतर प्रक्रिया है, ये भी नहीं है कि मैंने पूरे साल में एक बार डाल दिया, या मैं ये सोचूं कि 5 या 6 फसल के एक साइकिल में एक बार डाल दूं तो उससे मेरा ऑर्गेनिक कार्बन कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए मुझे हर बार, हर साल या हर सीजन में जो भी जितने भी फसलों के अवशेष निकलते हैं, घर में जो किसान भाई गाय भैंस रखते हैं उनका जो गोबर होता है वो, और बाजार में जो वर्मी कंपोस्ट और सिटी कंपोस्ट के जो भी ऑप्शंस उपलब्ध हैं वो सब लेके और मुझे खेत में कंटिन्यूसली इसको एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा, एक साइकिल बनाना पड़ेगा कि मैं हर नई फसल बोने से पहले अपने खेत के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन डालूं। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस पर बातचीत कर रहे हैं। रितिका जी, वापस आपके पास आऊंगा। देसी खाद को मिट्टी की असली ताकत क्यों कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या मानती हैं आप? सर देखिए, देसी खाद से जैसे अभी हमने चर्चा की कि उससे ऑर्गेनिक कार्बन में बूस्ट होगा। जैसे ही ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाएंगी, वो एक्टिवेट हो जाएगी, वो आपके स्पॉन्ज की तरह काम करेगी, वो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करेगी और प्लांट्स तक लेके जाएगी। अभी क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होती जा रही है, उतना ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं डाला जा रहा है जितना रिक्वायरमेंट है, तो इससे हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी तो कम हो रही है, लेकिन फर्टिलाइज़र का जो रिस्पांस रेशो है, जितना आप उसमें डाल रहे हैं फर्टिलाइज़र और कितना उससे आपको ग्रेन आउटपुट मिल रहा है, वो भी कम होता जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो 14 से 15 kg पर ग्रेन अपॉन में हम कहते हैं कि जितना हम अप्लाई कर रहे हैं 1 किलो फर्टिलाइज़र डालने पे एक कितना किलो, 14 से 15 किलो हमें ग्रेन मिलता है, वो आके अब सिर्फ 4 से 5% पे रह गया है। तो इसके कारण क्रॉप रिस्पांस रेशो कम होता जा रहा है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो प्लांट्स की है वो कम होती जा रही है। आप ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि 30% जो जिंक और आयरन जो वीट राइस स्टेपल्स में वेराइटीज़ में होता था 1960 के वेराइटीज़ में, और उसको हम अगर कंपेयर करें अब के वेराइटीज़ में, तो वो 30% कम जिंक और आयरन उनमें अब प्रोवाइड करता है। तो जो हमारे रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो हमारी आधी हमें मिल रही है जो आज के वेराइटीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट लिंकेजेस समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैन्योर से जो बढ़ेगा वो डायरेक्टली हमारे रिस्पांस रेशियो को इम्प्रूव करेगा, हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, और इससे ही हमें अच्छा पोषण मिल पाएगा। तो इससे ही अच्छा पोषण मिल पाएगा और हमारी जो मिट्टी की क्षमता है वो मजबूत हो जाएगी। और इसलिए श्रीराम जी आपके पास आऊँगा, आपसे मैं समझूंगा कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं छोटे किसानों की, छोटे कृषकों की अपने, तो उसको लेकर जो सीमांत किसान हैं, क्या देसी खाद अपनाना कितना व्यवहारिक है उनके लिए, कितना आसान है उनके लिए? देखिए, देसी खाद की पहले तो महत्व, जैसे सभी यहाँ विशेषज्ञ बैठे हैं, उसके महत्व के बारे में बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से बता रहे हैं। और गोबर की खाद जैसे हमारा विषय भी है, गोबर एक तरीके से जैसे हम सर्दियों में च्यवनप्राश लेते हैं ना, कि बताते हैं कि 50 से अधिक जड़ी बूटियों से मिश्रण से बना होता है च्यवनप्राश और शरीर के लिए बूस्टर का काम करता है। ऐसे ही गोबर मिट्टी का एक च्यवनप्राश है। और हमारे विद्वानों ने लिखा भी है कि गोमयेन समायुक्ता भूमिर भवति वर्धनी सा ददाति फलम पुष्टम धान्यम चामृते संभवा। या अर्थात गोबर से युक्त भूमि उपजाऊ होती है और उपजाऊ भूमि से जो अन्न निकलता है पुष्ट और अमृतुल्य होता है। तो निश्चित ही कि जो ये गोबर को हमारा बनाया गया है, बताया गया है कि अनेक तत्वों से युक्त होता है। और रही बात छोटे किसानों के, सीमांत किसानों के इस्तेमाल की, तो
किसान है तो निश्चित ही उसके घर में गाय भैंस होंगी ही, और जब गाय भैंस होती हैं तो उनका गोबर निरंतर हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और अब क्योंकि गौशालाएं भी इसमें बहुत काम कर रही हैं, हर शहर में बड़ी बड़ी गौशालाएं बनी हुई हैं और वहाँ से आप गोबर का खाद आसानी से खरीद सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी तेज़ी से इसमें बदलाव आया है। जैसे कि अब सिक्किम जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा सुंदर खूबसूरत प्रदेश है, वो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। और तमाम मैं बात करूं कि और त्रिपुरा का दासपाड़ा गांव है, वो ऑर्गेनिक है। इस तरीके से हमारे देश में तमाम गांव जैविक गांव घोषित किए जा चुके हैं जो बिल्कुल भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं कर रहे। निश्चित ही उनमें छोटे किसान भी शामिल होंगे। तो इसमें जागरूकता आई है और बहुत अच्छे पैमाने पर। जैसे मैं बात करूं कि मथुरा जिले में मेरा गांव है मुखराई, वहाँ भी हम सब खेती से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो कुछ किसान जिनकी अच्छी भूमि है, 50-40 बीघे ज़मीन है, तो वो अपना कम से कम 10 बीघे में वो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, अपने घर के लिए तो कर ही रहे हैं कम से कम। और वही है कि अपना गोबर का खाद आसानी से उपलब्ध हो ही जाता है। हालांकि जैसे गौरीशंकर जी ने कहा था कि वो इतनी आसानी से बाज़ारों में उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन अब उनका प्रोडक्शन जैविक केंचुआ खाद, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। हमारे ऐसे प्रगतिशील किसान, तमाम किसान हैं जो कि केंचुआ खाद का उत्पादन कर रहे हैं और उससे कमाई भी कर रहे हैं। दो काम हो गए, एक तो खेत के लिए वो एक अच्छा उपचार भी कर रहे हैं और साथ में कमाई, आमदनी बढ़ रही है। आप गोबर को देखिए कि त्योहारी के सीजन में, दिवाली या जब नवरात्रे आते हैं तो छोटे छोटे उपले कितने महंगे बिकते हैं। अमेजन पर बिक रहा है, अमेजोन पर है, तमाम फ्लिपकार्ट पर बिक रहा है जी। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अब बदलाव की जो बयार है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ रही है और मिट्टी की सेहत के प्रति हमारे किसान जागरूक हो रहे हैं और उसका ख्याल भी रख रहे हैं। और इस पर चर्चा हम इसलिए करें, जो नहीं रख रहे हैं वो भी इस कार्यक्रम को देखेंगे तो ज़रूर ख्याल रखना शुरू कर देंगे और अच्छा उत्पादन लेना और अच्छी आमदनी उनकी होने लगेगी। इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फ़ौरन हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सच के साथ में आपका स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लगातार चर्चा हमारी जारी है। सच के साथ में हम देसी खाद पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। हमारी मिट्टी के पोषक तत्वों को समझने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट स्टूडियो में बने हुए हैं। वापस उनके पास आएंगे और मैं आऊँगा विनोद कुमार तिवारी जी के पास। डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी जी, आपसे पूछेंगे क्या देसी खाद खाद्य गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य को भी बेहतर बना रही है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं? क्योंकि लगातार हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। जी, देसी खाद जो है, जैसा अभी हम लोग डिस्कशन में कर रहे थे कि देसी खाद से क्या होता है कि कार्बन कंटेंट ज़मीन में हमारे उपलब्ध होता है और जब कार्बन कंटेंट उपलब्ध होता है तो उसमें जो ज़मीन है इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ये क्या करते हैं कि ज़मीन में जो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको ग्रहण करके ज़मीन में फिक्स करते हैं और ज़मीन में जो हमारी फास्फेट, पोटास उपलब्ध है
उनको घुलनशील बना करके पौधों तक उपलब्ध कराते हैं। तो जो हमारी जैविक खाद है उससे प्रचुर मात्रा में हमारे कार्बन के बढ़ने की संभावना होती है, और कार्बन अगर बढ़ेगा तो हम जो भी जैव उर्वरक डालेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, वो बढ़ेगा। साथ ही हम जो करें कि फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद, केचुए की खाद, इसके अलावा हरी खाद का भी ढैंचा का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ढैंचा के प्रयोग करने से क्या होगा कि उसको हम बेसिकली धान की रोपाई से पहले उसको किसान भाई हमारे बो दें, और फ्लावरिंग स्टेज पे लगभग फ्लावरिंग स्टेज आने से पहले लगभग 40-45 दिन पहले उसको ज़मीन में पलेवा करके मिला दें, तो उसको सड़ जाने से उसमें ज़मीन के अंदर उसके बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं और अच्छे उनमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है उस ज़मीन में। ठीक है, उससे कहीं ना कहीं हमारी जो मिट्टी है वो स्वस्थ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये आप कहना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे किसानों के लिए बेहद ज़रूरी है। गौरी शंकर जी, वापस आपके पास आऊँगा। जैविक कार्बन की कमी से खेती की लागत क्यों बढ़ती है? इसका हैदर अली जी एक ही आंसर है कि जैविक कार्बन जैसे जैसे कम होता जाता है मिट्टी में, और हम लोगों ने जैसे पहले भी डिस्कस किया, तो उससे क्या होता है कि जो रासायनिक खाद हम डालते हैं खेतों में उनका रिस्पॉन्स कम होता चला जाता है। तो जितना भी आप ज़्यादा डालोगे खेत में खाद रासायनिक डालोगे उतनी आपकी लागत बढ़ती जाती है, लेकिन फसलें उतना रिस्पॉन्स नहीं दिखाती है। और इसमें भी आजकल मैं जो आपको बताना चाहता हूँ और मेरे किसान भाइयों से भी अपील है कि खेती में 2 टाइप की समस्याएं आ रही है। एक तो क्या हो रहा है कि हम ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को कम करते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है। दूसरा जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि रासायनिक खाद में भी किसानों में जो तालमेल होना चाहिए, जो संतुलन होना चाहिए उसको डालने में, वो भी बिगड़ चुका है। जैसे हमारा एक उपयुक्त एनपीके रेशियो होता है 4:2:1, यानी 4 किलो यदि हम नाइट्रोजन डालते हैं तो 2 किलो फॉस्फेट और 1 किलो पोटास हमें खेत में डालना चाहिए। जो इस साल हमारा बढ़ के 9.3 किलो नाइट्रोजन है, जो रेशियो बन निकल के आया है। 3.5 kg यानी 3.5 किलो हम फॉस्फेट डाल रहे हैं और 1 किलो पोटाश डाल रहे हैं। तो ये भी रासायनिक खाद में भी असंतुलन पैदा हो गया। एक साइड हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया, दूसरा रासायनिक खाद के उपयोग में भी असंतुलन पैदा हो गया। तीसरा, जो टोटल हमें जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिनमें 3 मेजर पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो वातावरण से हम मानते हैं या ऑर्गेनिक खाद से मिलते हैं, जिसमें सामान्यतः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक कार्बन आता है। उसके अलावा जो हम खेत में यूज कर रहे हैं उन 3 के अलावा वो सिर्फ 3 ही कंटेंट या 3 ही पोषक तत्व हम डाल रहे हैं, वो है नाइट्रोजन, पोटास और फॉस्फेट। इसके अलावा जो अन्य 11 जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं उनका उपयोग भी बहुत कम कर दिया हमने। तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल जब हम मतलब आवश्यकता जैसे होती है, मान लीजिएगा जिंक की आवश्यकता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किसी प्लांट को, लेकिन हम उसमें यूरिया डाल रहे हैं, तो यूरिया क्या इंपैक्ट करता है? यूरिया प्लांट की हाइट को बढ़ा देता है, उसके अंदर मतलब हरापन लेके आता है। तो उससे क्या होता है कि ज्यादा यूरिया डालने से फसलों में कीट की समस्या पैदा हो जाती है, जबकि उसको जरूरत जिंक की है ताकि वो उसको तो ये जो उसकी डिमांड है वो हम नहीं समझ रहे, बल्कि हम कुछ भी डाल रहे हैं जिसकी वजह से असंतुलन पैदा हो रहा है, असिस्टमेटिक इसको कह सकते हैं। तो सिस्टम को हम पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे, और ये जागरूकता के लिए तमाम सरकार तैयारियां कर रही है, ट्रेनिंग्स कर रही है, जागरूकता के लिए प्लान्स लगातार बनाए जा रहे हैं। तो उसको लेकर क्या अभी भी किसान नहीं कर पा रहे इसको फॉलो? इसके लिए भारत सरकार ने एक सॉइल हेल्थ टेस्ट की एक स्कीम लॉन्च करी थी। तो उसमें क्या होता है कि लगभग हर ब्लॉक लेवल पे एक मिट्टी की जांच की एक लैब खोली गई है। तो उसमें किसान भाई यदि चाहें वहां पे जाके अपनी मिट्टी का नमूना लें, जो भी अपने खेत की मिट्टी उसको इकट्ठा करें, वहां नमूना ले जाके। जरा किसानों को ये भी बताइए कि वो ऐसे भी बहुत सारे किसान हैं जिन्हें नमूना लेना भी नहीं आता है, तो आप बताइए जरा कैसे वो नमूना लें और कैसे वो कहाँ जाएं, किससे संपर्क करें, बताइए जरा, पूरे देश के किसान आपको देख रहे हैं। उसको नमूना लेने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि खेत के अलग अलग कोनों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठाएं और उस मिट्टी को मान लीजिएगा 3-4 किलो मिट्टी इकट्ठी कर लें एक किसी भी साधन के अंदर, और उस मिट्टी को जो ब्लॉक लेवल पे जो हमारी कृषि में मिट्टी को जांच की लैब है उनमें उनको लेके जाएं। तो वो उनको क्या है कि एक नियमित अंतराल पे ऐसा मतलब साइकिल बना सकते हैं कि मुझे हर 1 साल में एक बार करवाना है या 3 साल में एक बार मिट्टी की जांच करवानी है। तो उससे हमारी जो सॉइल टेस्टिंग लैब्स है उनको ये रिकमेंडेशन देती है कि इस मिट्टी की जांच करने के उपरांत इसमें किस न्यूट्रिएंट की अधिकता है और किस न्यूट्रिएंट की इसमें कमी है। तो जिन न्यूट्रिएंट की कमी है उसको ही किसान भाई अपने खेत में डाले, तो उससे क्या होगा कि खेत के अंदर बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन आएगा और उससे उसकी उपज बढ़ेगी, और ज्यादा रासायनिक खाद से जो उसको भी लागत बढ़ी हुई है वो उसकी कम होगी। तो ये फायदा उसको किसान को मिलेगा इससे।
बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं क्योंकि फ़ायदा हमारे मिलने के लिए ही हम सारी चर्चा को इसको आगे बढ़ा रहे हैं। रितिका, आपके पास आएंगे और आपसे ये समझेंगे क्योंकि आप खुद युवा हैं और तमाम जो युवा हैं वो क्या खेती से मुंह मोड़ रहे हैं, क्या उनके लिए क्या संदेश है आपके पास कि किस तरह से वो खेती से जुड़ें और अपनी मिट्टी से जुड़ें और मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उसको कैसे वो समझें या किस तरह से वो खेती करें, और अगर जागरूकता फैलाई जा रही है तो उसके बाद भी उसको क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा है? क्या अभी भी जागरूकता की कमी महसूस की जा रही है? आपने बहुत सही क्वेश्चन ये पूछा कि कमी क्या रह रही है। तो कमी 2-3 फ्रंट्स पे रह रही है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी पॉलिसी की कहाँ कमी रह रही है। अभी आप देखें कि जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं NPK, सर ने भी कहा इम्बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र रेशो। अब ये 4:2:1 इस पे भी बहुत चर्चा होती है, क्या ये नॉर्मेटिव अभी भी लागू करना चाहिए, ये आउटडेटेड है, इसको भी अपडेट करना चाहिए। ये रेशो 1960s से भी पहले का था, अब तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। एरिया क्रॉप क्या हो रहा है, कौन से क्रॉप्स लगाए जा रहे हैं, इरिगेटेड है नहीं है, काफ़ी सारे फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करके फिर आना चाहिए ऐसा रेशो। और एक रेशो पूरे हिंदुस्तान में आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये भी काफ़ी एक चर्चा का विषय है। बट मैं अपनी बात पे फिर से वापस आना चाहूँगी कि जो NPK की प्राइसिंग है ये अभी इतनी डिस्टॉर्टेड है और प्रोडक्ट बेस्ड है कि आप 80 to 85% सब्सिडी यूरिया पे है, 40 to 45% फॉस्फोरस पे है और बिल्कुल नामात्र 5% पोटेशियम पे है। तो ये पॉलिसी का स्ट्रक्चर जो है ये क्लियर इंसेंटिवाइज कर रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया लगाइए। क्या जो दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट हम सभी कह रहे हैं, और सॉइल हेल्थ कार्ड में भी ये उनके रिकमेंडेशंस में आता है कि आप जिंक लगाइए, बोरॉन लगाइए, आयरन लगाइए, क्या वो सब्सिडाइज रेट्स पे अवेलेबल हैं? ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम है इस चर्चा के लिए। और क्या इम्पैक्ट इसका आ रहा है? डिस्टॉर्टेड इम्बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ की वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम आ रही है। एक्सेसिव यूरिया एप्लीकेशन से ही तो हम सारा पॉइजन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला सल्यूशन जो एक है कि ये रिलेटिव जो प्राइसिंग है इसको ठीक करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। इसको जल्द से जल्द अगर ठीक किया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हम मोटिवेट कर सकते हैं युवा को कि देखिए आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड है, अपनी रिपोर्ट है, उसमें देखिए किस चीज़ की कमी है आपकी मिट्टी में और वही चीज़ लेके डालिए। और इसका बेस्ट सोल्यूशन तो हम कहेंगे कि DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के फार्मर्स के खाते में डाल दिया जाए। ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत कैलकुलेशन की ज़रूरत है, बैकएंड पे बहुत काम की ज़रूरत है, बहुत सारे डेटा को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, एक मास डेटा सेट क्रिएट करने की ज़रूरत है जिससे आप सही फार्मर को आइडेंटिफाई कर सके, उसके प्लॉट को आइडेंटिफाई कर सके और फिर ही उसको ये सारे साधन प्रोवाइड कर सके। मगर सोल्यूशन सबसे पहला पॉलिसी में जाएगा ताकि वो सही इंसेंटिव दे, और उसके बाद जब आपकी पॉलिसी स्ट्रीमलाइन होगी फिर आपके सही प्रोडक्ट्स भी उठेंगे, उनकी मार्केट डेवलप होगी, डिमांड सप्लाई क्रिएट होगी, मार्केट फोर्सेस आएंगे और प्रैक्टिसेस इम्प्रूव हो जाएंगे फार्मर्स की खुद ब खुद। तो जागरूकता शुरुआत पॉलिसी से की जाए और उसके बाद प्रोडक्ट्स, प्रैक्टिसेस एंड पार्टनरशिप्स, फार्मर्स के साथ पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनीज के साथ और गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप भी आ सकती है इसके। बिल्कुल सही आपने कहा, और इसका जवाब गौरी शंकर जी से लेंगे, कितने वो इससे संतुष्ट हैं और क्या वो कहना चाहेंगे इसको लेकर जो रितिका जी ने ये कहा है। नहीं, रितिका जी की बात बिल्कुल ठीक है कुछ हद तक। तो उन्होंने जो कहा कि अभी जैसे हम लोगों ने इसके लिए देखा जाए 2010 से पहले हम लोग देखते हैं यूरिया और DAP के लिए ऑलमोस्ट सेम पॉलिसी होती थी, जिसके अंदर हम लोग जिस तरीके से अभी यूरिया पे जो सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं उसी तरीके से हमने DAP पे देते थे। तो उस टाइम NBS पॉलिसी लॉन्च करी गई थी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी। तो उस पॉलिसी के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया कि एक तरीके से MRP को डीरेगुलेट कर दिया था, DAP और जो अदर NPK फर्टिलाइजर हैं। तो उसके अंदर जो मतलब डीरेगुलेट करने के बाद जो उसके रिजल्ट्स आए वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। उस टाइम कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट हुआ करते थे, उसके बाद बहुत सारे नए प्रोडक्ट हमारी प्राइवेट कंपनियों ने, हमारे कोऑपरेटिव्स ने डेवलप किए और जो आज मार्केट में सक्सेसफुली बिक भी रहे हैं। तो वो जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाए वो उन्होंने एरिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाए, क्रॉप स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाए कि जैसे मान लीजिएगा कि मुझे मस्टर्ड पैदा करनी है तो मस्टर्ड के लिए कौन सा
NPK मुझे खाद यूज करना है उसके लिए बनाया, जैसे आपको कॉटन करना है तो कॉटन के लिए उन्होंने सेपरेट प्रोडक्ट बनाया। फिर उन्होंने रीजनल भी देखा कि जैसे मुझे मिट्टी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, हरियाणा की मिट्टी की आप देखेंगे तो एक अलग रिक्वायरमेंट है, राजस्थान की देखेंगे तो अलग रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट बनाए। तो आज की डेट में हमारे पास तकरीबन 28 प्रोडक्ट के एक बास्केट है P&K फर्टिलाइजर के अंदर, जो पूरी कंट्री में डिफरेंट ग्रेड्स यूज हो रहे हैं, डिफरेंट क्रॉप के लिए लोग यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे किसान भाई है। तो वैसा ही पॉलिसी का स्ट्रक्चर है। और नाइट्रोजन का जो सब्सिडी का बात इनका है वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप यदि सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे नाइट्रोजन में और अदर P&K फर्टिलाइजर में हम लोग देखते हैं तो प्रति बैग यदि सब्सिडी की बात करें तो आज की डेट में भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर पर प्रति बैग सब्सिडी जो है DAP पे वो एज कंपेयर टू यूरिया ज़्यादा है जो हम लोग दे रहे हैं अभी फार्मर को जिस रेट पे प्रदान कर रहे हैं। आज तकरीबन 4,000 रुपये का जो DAP का बैग है वो 1,350 रुपये के दाम पे हम फार्मर्स को उपलब्ध करवाते हैं। और सिमिलरली जो यूरिया का जो बैग है वो तकरीबन 1,700 रुपये का बैग है जो हम 266 रुपये 50 पैसे प्रति बैग के मूल्य पे फार्मर्स को उपलब्ध करवा रहे हैं। और भारत सरकार इसमें प्रयत्नरत है कि इसमें और नए प्रोडक्ट ऐड किए जाएं। इसके लिए भी हमारी जो ICR है, बाकी एग्रीकल्चर है, डिपार्टमेंट खुद है, वो सारे लोग इसके लिए प्रयत्न तो कह सकते हैं कि सरकार किसानों के किसान कल्याण के लिए लगातार प्रतिबद्ध है और उसके लिए काम कर रही है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो लगातार विकसित भारत की बात की जा रही है, विकसित कृषि संकल्प अभियान हमने देखा, तो वो किसानों को विकसित करने की बात हो रही है। सबसे पहले किसान विकसित होंगे तभी देश विकसित होगा। और इसीलिए मैं आना चाहूँगा, हमारे साथ विनोद तिवारी जी बने हुए हैं। विनोद जी, आपके पास आना चाहूँगा और आपसे समझेंगे देसी खाद से मिट्टी के जैविक जीवन पर क्या असर पड़ता है, इसको लेकर संक्षेप में क्या कहेंगे आप? देखिए, खाद में जैविक जीवन का बहुत ही रोल है। और क्या है कि जैसे हम आप आजकल वाहन यूज करते हैं, जैसे वाहन बिना पेट्रोल के नहीं चल सकता है, वैसे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, मिट्टी के जीवाणु हैं, वो बिना कार्बन के नहीं रह सकते हैं। उनका जो मिट्टी के जीवाणु हैं, बहुत सारे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं और उनका भोज्य पदार्थ कार्बन है। तो कार्बन की जब अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, कार्बन अच्छी मात्रा में रहेगा, तो जीवाणु जो मिट्टी में है वो बहुत ही सही तरीके से काम करेंगे। और जो मिट्टी में हम उर्वरक डालेंगे या जो मिट्टी में हम खेत की कटाई कर देते हैं, जो रेजिड्यू रहते हैं, उनको सही तरीके से डिकम्पोज हो पाएगा, गल पाएगा और पौधे उसको कार्बन के रूप में परिवर्तित कर सकेंगे। जी, बहुत सही आपने कहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, श्री राम जी आपके पास आऊँगा क्योंकि आप कृषि से जुड़े हुए पत्रकार हैं और इसीलिए आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या मौजूदा कृषि नीतियाँ देसी खाद को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त हैं या कुछ और भी होना चाहिए? ऐसे पत्रकार आप देखते हैं। देखिए, क्या है, इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार निरंतर काम कर रही है। अभी पिछले दिनों धरती माता बचाओ अभियान शुरू किया था, इससे पहले मृदा स्वास्थ्य कार्ड शुरू किया गया था। तो कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से अब खुद सरकार का कहना है कि जैविक की तरफ अपना है और इसमें बड़े स्तर पर योजनाएं बन रही हैं। गौरीशंकर जी ने जिस प्रकार बताया कि अलग अलग तरीके से हैं और किसान भी जागरूक हो रहे हैं। आपने देखा हो पिछले कुछ समय से कि संसाधनों के विकसित होने से, सरकार के सहयोग से अब किसान भी पद्मश्री मिल रहे हैं उन्हें, उनकी अलग पहचान हो रही है। और युवा, आपने अभी एक बीच में रितिका जी से बात की थी कि युवा, कई ऐसे मैं अपने मित्र जानता हूं, इस पत्रकारिता के दौरान मैंने कई ऐसे इंटरव्यूज किए हैं जो अच्छी कंपनियों में लाखों के पैकेज छोड़कर अपने गांव वापस गए हैं। मेरठ में हैं अजय त्यागी, वो MNC में थे, अच्छा पैकेज मिल रहा था, तो वो जैविक खेती कर रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से एवरी एक्शन, तो बड़ा बदलाव कह सकते हैं, क्रांतिकारी बदलाव खेती में आया है और जो लैब टू लैंड की बात हो रही है वो वाकई नजर आ रही है। देखिए, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। हम जिस तेजी से बढ़ते हैं फिर हम वापस अपनी जड़ों की तरफ दौड़ते हैं और जड़ क्या है हमारी? वही खेती, वही मिट्टी, वही जैविक खाद, यही हमारी जड़ है। तो धीरे धीरे एक बड़े स्तर पर एक लहर चल रही है, बदलाव आ रहा है। और मतलब अब देखिए, अब कितना ऑर्गेनिक मार्केट कितना खड़ा हो गया है। अब शुद्धता के नाम पर, जैविक अन्न के नाम पर, अब जैविक प्रोडक्ट, एक अलग बाजार। आप कोई भी किसी भी स्टोर में जाइए खरीदने के लिए, वहां आपको एक अलग रैक मिलेगा कि जैविक बाजरा, जैविक दाल, जैविक गुड़। तो और खरीद रहे हैं लोग, उन्हें बड़े चाव से, बड़े विश्वास के साथ दे रहे हैं।
तो निश्चित ही कि एक बड़ा बदलाव है और लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। जिस प्रकार की अब हम जहाँ तक सेहत की बात है, मिट्टी की जांच की, अब किसान उस स्तर पर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि हम तेजी से महानगरों में रह रहे हैं। यहाँ हमें ना तो प्रॉपर धूप मिल पाती है, ना हवा मिल पाती है, और हम फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं। तो अचानक शरीर में जो हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए पोषक तत्व, जिनकी बात हमारे विद्वान कर रहे हैं, डिसबैलेंस होता है और हम हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? मतलब आपका बीपी चेक करेगा, बीपी तो वो है ही, साथ फीवर में चेक करेगा, लिटाकर सबसे पहले ग्लूकोज यानी कि पानी की सप्लाई करता है, फिर ऑक्सीजन अगर कुछ मेजर है। तो यानी कि पानी और हवा मेजर शरीर के लिए, चाहे वो मिट्टी हो, मिट्टी भी एक जीवित चीज है, तो उसके लिए भी जैसे अभी बात है कि अधिक उर्वरकों के इस्तेमाल से पानी धारण की क्षमता कम होती जा रही है मिट्टी की। तो यानी कि पानी जो जरूरत है, जो शरीर का 70% पानी है, कुल मिलाकर ये समझना होगा कि हमारे मिट्टी की सेहत किस वजह से खराब है। उसका पानी तो कम नहीं है, उसका खाद तो कम नहीं है, और उसमें क्या आवश्यकता है ये महसूस करना होगा। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सच के साथ में आप सभी का स्वागत है और चर्चा लगातार जारी है। देसी खाद मिट्टी की असली ताकत है, ये समझने की, ये समझाने की और ये बताने की ज़रूरत है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं स्टूडियो में हमारे साथ, और मैं आऊँगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरी शंकर जी। गौरी शंकर जी, आपके पास आऊँगा और आपसे समझूंगा। आमतौर पर किसान भाई देखते हैं कि जहाँ पर भी थ्रेसिंग मशीन या थ्रेशर की मदद से फसल की निकलती है, वहाँ पर अधिक फसल का उत्पादन होता है। इसका क्या कारण है? हैदरली जी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये हर किसान भाई इसको जानते हैं कि वहाँ अधिक फसल क्यों निकलती है। इसमें क्या होता है, थ्रेसर मशीन जो बनी होती है, जब उसमें हम फसल काटने के बाद बंडल बनाए जाते हैं फसल के जो भी होते हैं, उन बंडल्स को उसके अंदर डालते हैं और एक साइड उसमें सिस्टम ऐसा होता है कि एक साइड जो फसलों के अवशेष होते हैं, लाइक जो तूड़ा बनता है वो निकलता है, और दूसरी साइड जो अनाज हमने बोया था खेत के अंदर वो निकलता है, उसको अलग अलग करता है एक तरीके से। तो जिस साइड में जो फसलों के अवशेष गिरते हैं उसमें एक बड़ा सा ढेर बन जाता है उन अवशेषों के गिरने से। तो जब हम पूरी फसल निकाल लेते हैं तो थ्रेसर की मशीन को हटा देते हैं। उसके बाद जहां पे वो फसलों के अवशेष गिरे होते हैं उसमें से बड़े बड़े, लेकिन नीचे कम से कम आप ये मान के चलिएगा 1 फीट के आसपास अवशेष रह जाते हैं, जिसमें थोड़ा मिट्टी भी होता है। तो किसान भाई क्या करते हैं कि उन अवशेषों को उसी जगह पे मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। तो उस मिलाने जाते हैं तो उस स्थान पे और निकलता है, और उस कचरे को जब हम मिट्टी में मिला देते हैं तो वहां पे हमारी फसल ज्यादा पैदा होती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ऑर्गेनिक कार्बन में ही वो जान है जो फसल पैदा करता है। बाकी तो रासायनिक खाद तो सिर्फ एक विटामिन के तौर पे काम करते हैं, जो फसल को बढ़ाने में या थोड़ा मोटा प्रोडक्शन बढ़ाने में उसकी मदद करता है। असल जो ताकत है, जो असली, जैसे देसी घी हम लोग कहें, जो गांव का असली गाय का देसी घी है, वो यही देसी खाद है जो ऑर्गेनिक कार्बन है। और इसी के
बढ़ाने से इसी को जितना ज़्यादा हम खेत में डालेंगे उतनी ज़्यादा हमारी उपज बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा हमारी लागत कम होती चली जाएगी। ये कह सकते हैं कि कार्बनिक जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद का जिक्र कर रहे हैं, उसके बिना हमारी जो मिट्टी की क्षमता है वो मजबूत हो ही नहीं सकती, वो स्वस्थ हो ही नहीं सकती, वो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो ये हम बहुत बड़ी और बहुत सही बात आप कर रहे हैं। रितिका जी वापस आपके पास आएंगे। खेती किसानी में मृदा स्वास्थ्य का एक बड़ा रोल है और आपने शुरुआत ही की थी कि हमारा स्वास्थ्य भी उससे जुड़ता है। तो अगर हम ओवरऑल स्वास्थ्य की बात करें अपने और मिट्टी के, तो क्या कहेंगे आप? एक तरफ मैंने आपको बताया था कि कैसे डेफिशिएंसी जब होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो उसका असर आता है बच्चों में, इवन प्रेग्नेंट वुमेन्स में अनीमिया वगैरह बहुत बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो एक्सेस में अप्लाई हो रहा है जैसे कि यूरिया, उसका भी नुकसान हमारे हेल्थ पे आ रहा है। एक स्टडी आई है IISS भोपाल और ICMR भोपाल की, जिसमें कोट किया गया है कि डायरेक्ट लिंकेजेस है ह्यूमन हेल्थ एंड सॉइल हेल्थ के। एंड जब हमारा पानी जो नाइट्रेट कंटेमिनेशन हो जाता है, क्योंकि जब हम एक्सेस यूरिया लगाते हैं तो वो सारा तो एब्जॉर्ब नहीं होता, 35 से 40% ही एब्जॉर्ब होता है और आधे से ज़्यादा नीचे लीच कर जाता है ग्राउंड वाटर में, या तो नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ जाता है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस प्रोड्यूस करता है। तो जो नाइट्रेट कंटेमिनेटेड वाटर जो हम कहते हैं वो कंज्यूम करने से बहुत हेल्थ हैजार्ड जो है हमारे वो हो सकते हैं, डिजीजेस जैसे कि बेबी ब्लू सिंड्रोम, डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर, ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं। और जो हमारे विटामिन सी और जो कंटेंट हमारा कम हो जाता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, ये भी कहीं ना कहीं नाइट्रेट के कंटेंट बढ़ने की वजह से होता है। तो डायरेक्ट लिंकेज आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी हो तो पहले हमें अपनी मिट्टी की सेहत अच्छी करनी पड़ेगी। एक मेरी कलीग है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक कोट मुझे एक बार बताया जी, कि जब हम मरते हैं हम मिट्टी में मिलते हैं, मगर अगर मिट्टी मर जाएगी तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल। तो इस सोच के साथ मैं आपको आगे चाहती हूँ कि ये चर्चा उस तरफ मुड़े कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हम मिट्टी को पोषण, तो खुद को अगर स्वस्थ रहना है और पूरी तरह से हम बिल्कुल ठीक रहें, उसके लिए हमारी मिट्टी का रहना और ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और मैं आपके पास आऊँगा श्री राम जी, क्योंकि मिट्टी की बात हम कर रहे हैं और मिट्टी अगर स्वस्थ नहीं है तो हम स्वस्थ हो ही नहीं सकते, हमारा उत्पादन अच्छा नहीं हो सकता, हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती, हमारे किसानों को अच्छी आमदनी नहीं मिल सकती। जब सारा दारोमदार ही हमारा मिट्टी पर है तो हम मिट्टी को सही क्यों नहीं रख पा रहे? देखिए, एक छोटी सी बात आप यहाँ देख सकते हैं कि आज की जनरेशन में पहले हमारे बड़े बूढ़े कितने शांत स्वभाव के होते थे, क्योंकि वो ऐसा ही शांत अन्न खाते थे। और अब हम केमिकल का अन्न खा रहे हैं, तेजी से बढ़ने वाला अन्न खा रहे हैं, तो उसी तरीके से बच्चों में का धैर्य जवाब देता जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है। हम रोज सड़कों पर देखते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं। और आपने जहाँ तक बात कही कि ये कैसे सहनशीलता भी ये खत्म करता जा रहा है, बिल्कुल मतलब निश्चित ही ये सीधा प्रभाव रितिका बता रही हैं कि किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है सीधा मुद्दा। तो मानसिकता से भी जुड़ा हुआ है, हमारे पूरे वातावरण को प्रभावित हो रहा है ये। और ये फिर हमें इस तरफ से ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि हम जिस प्रकार अपने प्रियजन के बीमार होने से तुरंत अस्पताल में दौड़ते हैं, तमाम चेकअप करवाते हैं और उस हिसाब से दवाई देते हैं डॉक्टर के निर्देशानुसार, इसी प्रकार हमें जो धरती माता है, जो सब कुछ हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, तो वो अब बीमार हो रही है अत्यधिक केमिकलों के इस्तेमाल से, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से। तो उस तरफ हमें ध्यान देना बहुत ही आवश्यक हो गया। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है, भले ही हम उससे सीधे तौर पर खेती से ना जुड़े हों। ये अब हर आदमी का एक कर्तव्य बनता जा रहा है। इसको हम जैसे तमाम लाइफ में हमारे ड्यूटीज शामिल हैं, इस तरीके से खेती किसानी भले ही हम ना जुड़े हों, महानगर में भी रहने वाला व्यक्ति है, वो उससे ध्यान देना होगा। और उसको हम जो धरती माता बचाओ अभियान है उसको समझें, नई उम्र के बच्चे समझें, क्योंकि आने वाले समय में चीज़ें उनके लिए एक अजूबा हो जाएंगी कि कैसे चीज़ें होती थी, कैसे खेती होती थी, कि गेहूं की बाल क्या होती है, गेहूं कहाँ लगता है। तो ये इन सबको हमें जोड़ना होगा और इनको जोड़कर ही हम जागरूकता लाएं। और इस काम में काम भी हो रहा है इस विषय पर तमाम तरीके का। और मिट्टी की सेहत उसकी जांच करवाएं। जिस तरीके से हम अपना ब्लड टेस्ट करवा के तमाम रिपोर्ट्स आती है कि हमारे विटामिन की कमी है, किस चीज़ की कमी है, उसी प्रकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड में भी
हर तरीके की जांच आ जाती है उसमें। जैसे रितिका ने मिट्टी के स्वास्थ्य को मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ जोड़ा, उसी तरह से आपने पूरी तरह से इसे डॉक्टरी पेशे के साथ जोड़ दिया है। वाकई ये बहुत ज़रूरी है, और जिस उदाहरण के साथ आप समझा रहे हैं हमारे देशवासियों को, हमारे किसानों को, वाकई अगर वो समझ लें तो उनकी मिट्टी स्वस्थ रह सकती है और पूरा देश फिर स्वस्थ हो जाएगा। मुझे बिल्कुल ये जरूरी हो गया है। ठीक है, आपके पास आएंगे। मैं आना चाहूंगा विनोद तिवारी जी आपके पास। विनोद जी, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं देसी खाद में हरी खाद, केचुआ और गोबर शामिल हैं, उसी तरह से हरी खाद के लिए ढेंचे की खेती को कितना लाभकारी मानते हैं आप? देखिए, हरी खाद से जैसा हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उर्वरक के अलावा जो हमारी जैविक जमीन में जैविक कार्बन को बढ़ाने के लिए फार्म यार्ड मैन्योर हरी खाद आवश्यक है, तो ये देखा गया कि अगर हम हरी खाद किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं, और जनरली ये खरीफ के सीजन में प्रयोग होता है और धान बोने से पहले प्रयोग करते हैं, तो उससे हमारे उस खेत में अगर हम 12 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन कम डालते हैं, तब भी वो हमारी हरी खाद उसकी पूर्ति करती है, और उससे हमारी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होती है। हमारी उत्पादकता भी अच्छी होती है और खेती की लागत भी कम हो जाती है। ठीक है, खेती की लागत भी कम हो जाती है और आमदनी बढ़ जाती है, और इसी पर काम कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़े, उनको रोजगार ज़्यादा अवसर प्राप्त हो, और उनकी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से अच्छे दामों पर बिकें, ताकि वो सक्षम हो सकें, मजबूत हो सकें, और वो पुराने किसानों की तरह कमज़ोर कहीं ना रहें। इसलिए युवा किसानों की भी हम बात कर लेते हैं, और मैं आता हूँ हमारे साथ लगातार गौरीशंकर जी जुड़े हुए हैं। गौरीशंकर जी, युवा किसान कैसे देसी खाद से अपनी आय बढ़ा सकते हैं, जरा बताइए आप हमारे देशवासियों को। सबसे पहले जो समझना जो सबसे जरूरी है वो ये है कि भारत सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, और हर साल जितनी रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा ही भारत सरकार किसानों को उपलब्ध करवाती है। जैसे 2024-25 में आप देखेंगे 152 करोड़ बैग की आवश्यकता अशेष करी गई थी कि इतना रासायनिक खाद की आवश्यकता होगी, लेकिन भारत सरकार ने 170 करोड़ बैग रासायनिक खाद के उपलब्ध कराए। कहने का मतलब यह है कि रासायनिक खाद के फ्रंट पे भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन किसानों को यह समझना बहुत आवश्यक है कि देसी खाद ही असली जमीन की ताकत है, देसी खाद ही गाय का असली देसी घी है जो हमें खेत में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो इसमें यदि मैं अब युवा किसानों की बात करूं तो अभी हम इसमें यह कर सकते हैं, जो पुराने टाइम में जो कल्चर होता था कि जो खेत में जो अवशेष निकलते थे, गाय भैंस का जो गोबर होता था वो हम खेत में डालते थे, वो अब लगभग बंद सा हो गया या बहुत कम हो गया। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम हमारे युवा किसान जो है, मैं इसको मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा कि वो एक जैविक खाद बनाने की फैक्ट्री अपने खेत में खोल लें, और इस जैविक खाद बनाने की फैक्ट्री के लिए उसे किसी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि मैं कोई फैक्ट्री खोलता हूं तो उसमें किसी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। इसमें उसे कुछ भी नहीं करना है, वो अपने खेत के जो भी भूमि का टुकड़ा उसके पास है या जितना भी भाग है, उसके एक छोटे से भाग में जो भी खेतों के अवशेष, जो फसलों के अवशेष निकलते हैं, जो भी पेड़ों के पत्ते होते हैं, जो भी घर में गाय भैंस हम पालते हैं, उनका जो गोबर होता है वो वहां पे इकट्ठा करता रहे, और जब अगली फसल बोने का समय आए उससे जस्ट पहले जो सड़ गल के वो खाद तैयार हो जाती है वो खेत में डाल दे, और उस फसल के जो अवशेष निकले हो वो फिर एक साइकिल बन जाएगा। तो एक फसल के अवशेष निकलेंगे, एक सीजन का जो गाय भैंस का गोबर होगा, पत्तों के पेड़ों के पत्ते होंगे, वो बन जाएगा, वो खेत में डालकर इस्तेमाल करने से ज्यादा उत्पादन होगा। बहुत सही बात आप कह रहे हैं। और गौरीशंकर जी बहुत शुक्रिया। हालांकि वक्त की पाबंदी है, लेकिन एक अंतिम संदेश देना चाह रहे हैं श्री राम, जल्दी से दे दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें केमिकल की बात हो रही है, हमें खेती को इस समय प्लास्टिक से भी बचाना है, ये बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है। और मैं गोबर खाद के बारे में मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि इसका पक्ष कैसे है। गोबर पत्ते श्रम और विश्वास, गोबर पत्ते श्रम और विश्वास यही लौटाते हैं धरती की खोई हुई आस। जो मिट्टी को दे वही जीवन पाता है, देसी खाद नहीं गोबर ये धरती की असली ताकत कहलाता है। गोबर खाद खेत की जान, इसी में बसता अन्न प्राण। बहुत अच्छी बात आपने कही, और कविता के जरिए कही तो ज़्यादा जल्दी से लोगों को समझ में आएगी। और आप सब हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, सच के साथ में आपका बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ गौरीशंकर जी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ श्री राम शर्मा जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। रितिका जुनेजा जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपने समझाया
कि कितना ज़रूरी है देसी खाद हमारी मिट्टी के लिए और उसका स्वास्थ्य हमारे लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारी कृषि के लिए, वो वाकई हमारे आज के दर्शकों को समझ में आया होगा और जाहिर है वो इससे कहीं ना कहीं अच्छी खेती की तरफ बढ़ेंगे और अपनी मिट्टी का ख्याल रखेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।